हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पे ही रह रहे होंगे, कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 65 जिसकी डेट है 15 दिसंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर नेम एंड योर क्लास टीचर्स नेम। आई एम पूनम मदान, योर सोशल साइंस टीचर. Today I will discuss about the worksheet number 65. Our topic is the French Revolution. This is revision of the chapter French Revolution. We have already this chapter done, and these revision sheets continuing since last 2 or 3 worksheets. तो फर्स्ट आप हमको इसमें से कुछ, ये जो वर्कशीट है थोड़ी डिफरेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए आपको. In this worksheet you have given some paragraphs and you have to answer the questions on the basis of these paragraphs. तो आपको कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, हम हिंदी में भी देखते हैं. कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए हैं. उस अनुच्छेद को पढ़कर तब आपको उनके आंसर्स देने हैं. Let's start with the paragraph 1. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the other richer members of the third estate. The members of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exempted from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. Let's see in हिंदी. हिंदी में क्या दिया आपको कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी. लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था. प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष जन्मना का मतलब जो जन्म से ही उनको मिलते थे. अगर वो कुलीन परिवार में पैदा हुआ है, उसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ है, तो वो कुलीन परिवार के अधिकार प्राप्त करेगा. तो इसको बोलते हैं जन्मना. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि जो टैक्स पे करा जाता था, राज्य को टैक्स देना होता था, वो टैक्स इन दोनों वर्गों को, प्रथम एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट, दोनों वर्गों को वो टैक्स नहीं देना होता था. इन्हें उससे छूट मिली हुई थी. कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे. वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था. किसान अपने स्वामी को सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे. बाध्य मतलब उनके लिए, उसको बाउंड थे, उन्हें करना ही करना था, चाहे उनकी मर्जी है या नहीं है. उन्हें अपने स्वामी की, जो किसान थे, उन्हें अपने स्वामी की घरों में, खेतों में या सेना में या सड़कों के निर्माण में सभी में योगदान देना होता था. तो अब इस पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी. व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वाज पेजेंट्स. तो इसका आंसर है 90%. 90% किसान थे. सेकंड, किन वर्गों को जन्मना अधिकार प्राप्त थी, यानी कि जन्म से ही जो स्पेशल प्रिविलेजेस किसे मिली थी. विच एस्टेट्स हैव प्रिविलेज बाय बर्थ. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट एस्टेट्स एंड सेकंड एस्टेट. हिंदी में प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट. थर्ड क्वेश्चन है, किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे. तो अभी हमने पढ़ा किसानों को अपने स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों का निर्माण करना आदि ये काम करने थे. ये लास्ट लाइन में लिखा है. हाउ डिड द फ्रेंच अपार्ट फ्रॉम पेइंग टैक्सेस व्हाट अदर वर्क्स पीजेंट्स हैड टू डू. टैक्स देने के अलावा पीजेंट्स को और क्या काम करने होते थे. इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही लिखना है. The peasants have to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. These
works have to be done by the peasants. Next question. What was the most important privileges that the first and second state got? सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज अभी हमने पढ़ा है, उन्हें बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई थी, तो कौन कौन सी, जब उसमें से मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिविलेज क्या थी, अभी हमने पढ़ा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो आपको यहाँ पे फोर्थ लाइन में दिया है इस पैराग्राफ की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। इतना ही आपको लिखना है। तो हिंदी वालों को क्या लिखना है फोर्थ क्वेश्चन में कि सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। आपकी थर्ड लाइन के एंड में है ये। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी से फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, यानी कि सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. तो जो भी हमारे पास ये फ्रांस की क्रांति से नए नए विचार लोगों के सामने आए, जिसमें लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स यानी कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, यानी कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को कुछ राइट्स हैं, लिबर्टी है, आज़ादी है, ये सब हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की से विरासत में मिले हैं। यानी कि फ्रांस की क्रांति से ये सब विचार सबके सामने आए हैं और ये फिर फ्रांस से बाकी सारे यूरोप में फैल गए, मतलब वहाँ तक पहुँच गई ये सब बातें 19th सेंचुरी में। और वहाँ पे भी जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सामंत लोगों का अधिक राज चल रहा था, वो सब खत्म हो गया। जो कॉलोनाइज पीपल थे, यानी कि दास लोग थे या जिन पे किसी दूसरे उपनिवेश ने अपना अधिकार जमा रखा था, कॉलोनाइज्ड थे, वो सब जो है उनके दिमाग में भी अपनी फ्रीडम के लिए आइडिया आया और उन्होंने अपने वो मूवमेंट से, अपने आंदोलनों से अधिक अपनी दास्ता से मुक्ति पा ली। तो फिर इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी फ्रांसीसी क्रांति की? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। सेकंड क्वेश्चन है, यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा? तो फ्रांस से जो ये विचार निकलकर यूरोप में पहुंचे, इन विचारों की वजह से यूरोप में सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। इंग्लिश में भी आपको यही लिखना है, spread due to spread of ideas of liberty and democratic rights to the Europe, then because of this the feudal system abolished in Europe. थर्ड क्वेश्चन है, how did the French Revolution affect Europe? तो यूरोप में ही आपने पढ़ा है, कॉलोनलाइज्ड जो पीपल हैं उन्होंने अपने आप को एक नेशन स्टेट घोषित कर दिया, इसके लिए उन्होंने मूवमेंट्स किए, तो ये उसका असर हुआ यूरोप में। हाउ डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशन अफेक्ट स्लेवरी? दास्ता को कैसे ख़त्म किया फ्रेंच रिवोल्यूशन से? आपने पढ़ा भी था फ्रेंच रिवोल्यूशन के चैप्टर में हमने कि पहले वहाँ पे लॉ बना दिया था जिसमें कि स्लेवरी ख़त्म कर दी थी, दास्ता ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर बाद में नेपोलियन ने फिर से स्टार्ट कर दी और उसके बाद फाइनली 1848 में हमेशा के लिए स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हो गया फ्रांस से। ये आपको क्वेश्चन बुक से लिखना पड़ेगा, इसका आंसर इस पैराग्राफ में नहीं है। नेक्स्ट, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। तो इस पैराग्राफ में भी, थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या दिया है कि वुमेन जो है डिसअपॉइंट हुई क्योंकि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्हें पैसिव सिटीजन नहीं माना गया,
उन्हें पैसिव सिटीजन माना गया, उन्हें एक्टिव सिटीजन नहीं माना गया, यानी कि उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। तो इसके आंसर्स भी आपको लिखने हैं पैराग्राफ पढ़कर। ये इसके सभी आंसर्स आपको पैराग्राफ में एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसका आंसर है, जैसे क्वेश्चन है, वो वर द गिव द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो 25 ईयर्स के एज के मेल थे, यानी कि फीमेल नहीं, मेल मेंबर्स 25 एज के। और उसके अलावा वो 3 दिन के वेजेस के अकॉर्डिंग, जितना 3 दिन का वेजेस बनता है, 3 दिन की जो लेबर बनती है उसके बराबर जो टैक्स पे करते थे, वो लोग थे एक्टिव सिटीजन या सक्रिय नागरिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। सेकंड है, महिलाओं ने क्या मांग रखी, विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड बाय द वुमेन। तो आपको पता है वुमेन्स ने रखी कि उनको भी एक्टिव सिटीजन का राइट दिया जाए और पॉलिटिकल ऑफिस में, यानी कि असेंबली में भी उन्हें उनकी पोस्ट दी जाए। वाई डिड वुमेन पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। क्यों उन्होंने ये डिमांड्स रखी, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था, लास्ट लाइन में है ना, ओनली व्हेन देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, कि उन्हें तभी ऐसा लगेगा, उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, मतलब उन्हें भी लगेगा उनका भी कुछ यहाँ पे शेयरिंग है। महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है, विच चेंज में अकर इफ मूवमेंट गेट इक्वल राइट्स। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, आप अपने सोच कर लिखिए कि अगर औरतों को, वुमेन को इक्वल राइट मिलता है तो क्या चेंजेस आते हैं ज़िंदगी में। लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। In addition to merchants and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. तो तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे। आपको वैसे भी पता ही है, तीसरे स्टेट में किसान, हमने ऊपर पढ़ा था, तीसरे स्टेट में किसान और किसानों के अलावा सौदागर, निर्माता, प्रशासनिक सेवा के वकील, पेशेवर, ये सब लोग शामिल थे। क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे। पादरी तो नहीं, नो। रिच प्रीस्ट नॉट वर द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट, वो तीसरे स्टेट के नहीं थे, क्योंकि पादरी जो है वो हमारे पास, पादरी जैसे हमने ऊपर पढ़ा क्लर्जी और रॉयल्स, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे। तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकारों के बारे में क्या मानना था। तो तीसरे स्टेट के लोग क्या सोचते थे, तीसरे स्टेट के लोग सोचते थे कि जन्म के अधिकार किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए। लास्ट लाइन में आपके पास हमने पढ़ा था अभी कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, उसकी मेरिट के हिसाब से उसको अधिकार मिलने चाहिए, ना कि उसके जन्म के आधार पे। तो गाइस, आवर टुडेज वर्कशीट इज़ कंप्लीट। अब आप इस वर्कशीट को कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लीजिएगा और ग्रुप में अपना काम भेज दीजिएगा, और भी जो आपका पेंडिंग काम है वो भी कंप्लीट कर लीजिए। सो गाइस, ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।